गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट हमने डिबाय-हक्कल थ्योरी किया था। तो डिबाय-हक्कल थ्योरी का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, उसके बाद हमारे पास कई बार क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में भी आ जाता है, या फिर आपको एक शॉर्ट नोट के बेस पे डिबाय-हक्कल लेंथ करके पूछा जाता है, क्योंकि डिबाय-हक्कल थ्योरी से बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन होती है। तो जो इसका पार्ट है, अगर आपको ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपने ये इसका सिग्निफिकेंस भी लिखना है। या फिर मैंने कहा आपको कि डिबाई लेंथ के नाम से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये यूज़फुल है, जिसमें या फिर ये फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ ये जो के लिखा है ये आपका कप्पा के है। आपको याद होगा हमने जो लास्ट डिबाय-हक्कल थ्योरी का जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, द फर्स्ट टू टाइप ऑफ के, एक आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के था, और दूसरा के हमने आपका जो कप्पा है, ठीक है, उसके लिए कप्पा से रिप्रेजेंट किया था के को। तो उसका इन्वर्स है ये, जैसे कि यहाँ पर आप लिखा है, देखो, फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ जो के लिखा हुआ है, ये आपका मैंने कहा कप्पा है, जो कि हमने इस तरह से डिनोट किया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ कप्पा। तो जो 1 अपॉन कप्पा है ये डिनोट करता है आपकी डिबाय लेंथ को। तो इस टॉपिक का नाम आप और करके ये भी लिख सकते हैं, फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ के एंड डिबाय लेंथ भी इसमें लिख सकते हैं। तो क्या है ये? द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कप्पा रिगार्डेड एज द इक्वलेंट रेडियस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। क्या है ये? जो रेडियस है ये आयनिक एटमॉस्फेयर का। तो आपको याद होगा कि आयनिक एटमॉस्फेयर हमने स्टडी किया इसमें डिबाय-हक्कल थ्योरी में, जिसमें कि सपोज़ आपके पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर, और पॉजिटिव आयन है कोई, और उसके बाहर आपको पता है कि अपोजिटली चार्ज एनायन होते हैं, और हम उसको आयनिक एटमॉस्फेयर का नाम देते थे। इसके अराउंड आपके नेगेटिव होते थे, और इसी तरह से ही हम कहीं पे नेगेटिव की बात करते तो उसके अराउंड आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हमने ये मेंशन किया था। तो यहाँ पर जो ये हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिबाय लेंथ, उसने अपने नेम पे ही इस लेंथ का नाम दिया डिबाय लेंथ। मतलब कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस, ये आपका डिबाय लेंथ है, ठीक है। तो आपके आयनिक एटमॉस्फेयर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उसको ये नाम दिया गया है। तो इसको डिबाय लेंथ आप कह सकते हो, एंड इट possesses द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, एंड इट जनरली टर्म्ड एज डिबाय लेंथ, एंड a case depends upon the concentration of the solution and valencies of the ions। तो आपकी जो उसकी डायमेंशंस होंगे वो लेंथ के ही होंगे। और दूसरी बात क्या है कि ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि याद रखना है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ये कप्पा है, जो कि कप्पा आप पीछे जाके देखोगे तो इसकी एक वैल्यू को हमने अज्यूम किया था, एक आपका टर्म थी जिसको कि हमने कप्पा का नाम दिया था। तो ये जो है, ये डिपेंड, कप्पा की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है। एक तो जो उनके प्रेजेंट आयंस हैं उनकी वैलेंसी क्या है, और उस इलेक्ट्रोलाइट की जो है आपका इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, किसकी? कप्पा के की। अब हम इसमें एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है। तो एनर्जी के लिए भी अगर आपको डिबाय के नाम से अलग से क्वेश्चन आता है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन, जिसमें कि हम यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे। जो आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जो वहाँ पर चार्जेस हैं, ठीक है, तो उन चार्ज बॉडी जो है हमारी, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसकी एनर्जी क्या है, कितनी उसकी एनर्जी है, उस एनर्जी के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देने वाले हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एक टॉपिक ही बहुत दिनों से चला है, पर मैंने कहा इसमें मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपको आना ही है एग्ज़ाम में, तो उसका मतलब ये था कि इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है। आपको पहले हमने एक डराइव किया रिलेशन इक्वेशन डराइव की हमने, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला,
ठीक है, सोल्यूशन के लिए डिफरेंट था एंड देन सोल्यूशन के बाद अब अभी हम सिग्निफिकेंस कर रहे हैं। तो अब सिग्निफिकेंस में मैंने कहा कि अब हम आगे बात करते हैं उसकी एनर्जी की। तो आपको पता ही है, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द चार्ज बॉडी इज इक्वल टू हाफ और इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज है एंड पोटेंशियल है, ये आपको पता ही है, डिटेल में हम कर चुके हैं डिवाई-हक्कल थ्योरी में। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि डिवाई-हक्कल थ्योरी अगर आपने जब तक आपको वो क्लियर नहीं हो जाती, जब तक आप उसको बिना देखे आप अपने आप पूरा ड्राइव रिलेशन नहीं कर सकते, तब तक आप आगे आपको समझ में नहीं आने वाला है और वो चीज़ उससे जुड़ी हुई है। तो इस चैप्टर में आगे कोई सा भी एक्सप्रेशन ड्राइव करने को आएगा या फिर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को आएगा, आपके माइंड में पूरी पिक्चर होनी चाहिए उस डिबाय-हक्कल थ्योरी के डेरिवेशन की। तो ये हमारे पास चार्ज है, आपको पता ही है चार्ज हमने ये अज्यूम किया था, जिस चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। और पोटेंशियल ये हमारा पोटेंशियल था। अभी अगर आप लास्ट एक्सप्रेशन देखते हो, जब भी हमने डिराइव किया तो उसमें टू टाइप ऑफ पोटेंशियल हमने निकाले। एक पोटेंशियल था जो कि आपका जो सिंगल जो आपका एक सिंगल आयन है, एक उसके ऊपर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल वो बताता है। और दूसरी जो टर्म थी वो बताता था कि उसके अलावा जो अदर आयन जो रह गए, टोटल सारे आयन जो हैं उसका पोटेंशियल बताता है। तो ये वो पोटेंशियल है। अभी आप देखोगे आपकी जो लास्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 19 थी, ये अभी 20th है, तो 90th इक्वेशन में हमने ये किया था। आप लास्ट वीडियो में जाके इसको देख सकते हो। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी। तो अभी हमने आगे जाके इसको सॉल्व किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपल सॉल्व करके ये आपका आ गया, जहाँ पे आपका डी जो था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी हुआ है मैंने कि वेयर जेड आई एप्सिलॉन के अपॉन डी इज़ पोटेंशियल ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर। राइट, तो ये है आपका एनर्जी के लिए जो हमने अभी इक्वेशन लिखी। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो अभी हम जो एनर्जी की बात करेंगे वो भी हम क्वांटिटी में ही चलेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं दैट द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 ग्राम इज़ ऑब्टेन्ड बाय the energy corresponding for 1 gram is obtained by multiplying by एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो हमने अभी एनर्जी की इक्वेशन निकाली, तो अगर हमें इसको 1 ग्राम के लिए अगर हमने ये एनर्जी एक्सप्रेशन अगर शो करना है, तो इसमें हम एवोगैड्रो जो है वो एन, जो आपको पता है एन की वैल्यू, वो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 20 में सिर्फ n से मल्टीप्लाई किया और ये आपकी इक्वेशन नंबर 21 बन गई। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, वही रह गया। बाकी सारी टर्म्स वही पहले वाली ही हैं और कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हमने n को मल्टीप्लाई किया। नाउ केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर आयन इन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल पोटेंशियल की, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सिंपल एनर्जी की बात की है। तो अभी हम केमिकल पोटेंशियल, जो कि आपको पता है फ्री एनर्जी, आप डिटेल में ये सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में अभी आप इसको पढ़ चुके हो डिटेल में। तो अभी हम, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली उसकी जो एनर्जी चेंज होगा बिकॉज ऑफ देयर कंसंट्रेशन, तो हमने केमिकल पोटेंशियल की बात करनी है इंस्टेड ऑफ द एनर्जी। तो यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल मीन्स आपकी फ्री एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर आयन की, इस आइडियल, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और अगर वो आइडियल है तो यू नो दैट उसकी जो एक्सप्रेशन होता है, ये आपने डराइव भी किया था लास्ट ईयर, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स आई। सेकेंड सेम में आपने ये डराइव की होगी रिलेशन, 3-4 एक्सप्रेशन आपने डराइव किए होंगे केमिकल पोटेंशियल के लिए। तो ये आपको एक्सप्रेशन था, आपको याद होगा। तो ये तो है म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई हो गया आपका केमिकल पोटेंशियल ऑफ आईथ काइंड। आई का मतलब हो गया, अगर म्यू आई हम लिख रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पर हम आईथ काइंड की बात करें, तो इट मीन्स कि जो आईथ जो काइंड का आपका जो आयन है उसका केमिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू म्यू आई नॉट, जो कि आपको पता है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, प्लस आर टी एल एन एक्स आई। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन था।
आपको याद होगा कि लास्ट ईयर आपने केमिकल पोटेंशियल की जो इक्वेशन डराइव की थी वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन तीनों की टर्म में आपने डिफरेंट डिफरेंट ये डराइव की, तो इसलिए हमने ये लिख ली इक्वेशन। तो ये आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी एक तरह से कि आपकी जो इक्वेशन है वो ये होती है आपकी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर हमने केमिकल पोटेंशियल किसी ith काइंड का सॉल्यूशन में, जो आपके ith काइंड का जो आयन है उसका जो केमिकल पोटेंशियल लिखना है, तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है देन वी विल राइट दिस इक्वेशन। और फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन म्यू आई म्यू नॉट तो आपका वही रह गया सेम, बट यहाँ पर आर टी लॉग ऑफ नीचे आपका एक्सपोनेंशियल और ए आई है, तो ए आई इज़ द एक्टिविटी, और आपको पता ही है कि एक्टिविटी इज़ द इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, सी फॉर द कंसंट्रेशन। और आपने एक्टिविटी पढ़ा है, ये भी आपने फिज़िकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। तो एक्टिविटी मीन्स इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब कि इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन आप समझते ही हो कि कहीं पे भी हम कोई भी चीज़ किसी सिस्टम में हो रही है तो जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए उसी कंसंट्रेशन को कंसिडर करना, दैट विल बी द इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर ही हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर जो आयंस मूव कर रहे हैं तो उन्हीं जो मूवमेंट वाले आयंस हैं उन्हीं को ही हम कंसंट्रेशन में अज्यूम करेंगे, कंसिडर करेंगे सॉरी। और जो मूव नहीं कर रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए इट मीन्स कि हमने एक्टिविटी की फॉर्म में जो है वो इसको लिखना है। तो एक्टिविटी मीन्स द इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन। तो ये हो गई क्वेश्चन आपकी, ये हो गई आपकी 22 है, ये हो गई आपकी इक्वेशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो ये हो गई आपकी नॉन आइडियल के लिए। ये आपकी मोल फ्रैक्शन की टर्म है और ये आपकी एक्टिविटी के टर्म में है।